बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पार्टिकल फिजिक्स के अगले लेक्चर का आगाज़ करते हैं। पार्टिकल फिजिक्स में अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं, सबसे पहले तो हमने पार्टिकल्स का इंट्रोडक्शन देखा, उसकी क्लासिफिकेशन की और फिर पार्टिकल के जो डिफरेंट क्वांटम नंबर्स थे वो स्टडी किए और फंडामेंटल फोर्सेस या फंडामेंटल इंटरेक्शंस के बारे में आपको बताया। फंडामेंटल इंटरेक्शंस के अंदर हमने ये देखा था कि एक फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल फिजिक्स 1 में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन की डिटेल पढ़ेंगे और पार्टिकल फिजिक्स 2 में वीक इंटरेक्शन और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की डिटेल पढ़ेंगे। और ग्रेविटेशनल जो फील्ड है वो पार्टिकल फिजिक्स में नहीं बल्कि हम रिलेटिविटी में पढ़ चुके हैं। तो अब हमने शुरू करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन शुरू करने से पहले हम मैक्सवेल इक्वेशन स्टडी करेंगे। मैक्सवेल इक्वेशन स्टडी करने का बुनियादी मकसद ये है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है उसकी बेस मैक्सवेल इक्वेशंस हैं। तो मैक्सवेल इक्वेशंस अगर देखी जाएं, ये चार मैक्सवेल इक्वेशंस आपके सामने लिखी हुई हैं। पहली है डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो। रो यहाँ पर क्या है? रो है चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जो कि चार्ज ओवर वॉल्यूम के इक्वल होता है। और डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, ये मोनोपोल इन मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड में मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। और तीसरी क्वेश्चन है डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू पार्शियल ई बाई पार्शियल टी प्लस जे, जो कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है और जे यहाँ पर है करंट डेंसिटी। और चौथी जो इक्वेशन है वो है डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बी बाय पार्शियल टी, जो कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताती है। जी, तो इन चार जो मैक्सवेल इक्वेशंस हैं इनको बारी बारी हम स्टडी करते हैं। यहाँ पर पार्टिकल फिजिक्स में हमने मैक्सवेल इक्वेशंस के बारे में क्या देखना है? हमने ये देखना है कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है अगर उसको परटर्ब किया जाए, यानी कि थोड़ा सा डिस्टर्ब किया जाए। अब डिस्टर्ब पार्टिकल फिजिक्स में हमने कैसे करना है? डिस्टर्ब करना है एक पार्टिकल के थ्रू, यानी कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल की फील्ड में जाके जब इंटरेक्ट करता है तो क्या उसकी मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई फर्क आता है या कि वो इनवेरिएंट रहती है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो परटर्बेशन यहाँ पर कैसे अप्लाई की जाएगी? यहाँ पर परटर्बेशन अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के जरिए। तो चौथी मैक्सवेल इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। चौथी मैक्सवेल इक्वेशन जो है वो है डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बी बाई पार्शियल टी। इस इक्वेशन के अंदर जो बी है, बी की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये वाली पुट कर देते हैं, जो कि डेल क्रॉस ए, बी इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए। ए यहाँ पर क्या है? ए है पोटेंशियल, लेकिन ये कौन सा पोटेंशियल है? ये है वेक्टर पोटेंशियल। तो वेक्टर पोटेंशियल की हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं मैक्सवेल इक्वेशन में। अगर ये वैल्यू पुट की जाए मैक्सवेल इक्वेशन के अंदर तो ये बन जाता है डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बाय पार्शियल टी इंटू डेल क्रॉस ए। तो ये जो डेल क्रॉस ए, ये सारी टर्म है राइट साइड पे ये ले आते हैं लेफ्ट साइड पे, तो ये बन जाएगी डेल क्रॉस ई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल टी डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू जीरो, या डेल कॉमन लिया जाए यहाँ पे तो ये इक्वेशन बन जाती है डेल क्रॉस E प्लस पार्शियल ए बाय पार्शियल टी इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे एक डाइवर्जेंस का फार्मूला अप्लाई किया जाएगा जो कि है कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस। यानी कि मैं अगर फार्मूला यहाँ पर लिखूं तो फार्मूला कुछ ये है कि अगर डेल क्रॉस डेल एफ हो दैट इज इक्वल टू जीरो। अब डेल एफ यहाँ पर क्या चीज है? डेल एफ जो है वो ग्रेडियंट है, ठीक है। तो यानी कि एक स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट हो, उसका कर्ल लिया जाए तो वो इक्वल टू जीरो होता है। यहाँ पर भी बिल्कुल एग्जैक्ट यही है। ये है जी कर्ल, ये कर्ल लिखा गया है। और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल डाइवर्जेंस सॉरी ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन हो तो ये ही जीरो हो सकता है। तो इस वजह से ये जो e प्लस पार्शियल ई बाई पार्शियल टी है, इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये एक स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट है। तो e प्लस पार्शियल ए बाई पार्शियल टी इक्वल आ जाएगा माइनस, माइनस ले लें या पॉजिटिव ले लें, तो नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन। यहाँ पर फाई क्या चीज़ है? फाई एक स्केलर फंक्शन है। तो स्केलर फंक्शन अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर देखा जाए तो स्केलर फंक्शन एक पोटेंशियल हो सकता है। कौन सा पोटेंशियल? स्केलर पोटेंशियल। तो ए ऊपर मैंने इंट्रोड्यूस करवाया वो है वेक्टर पोटेंशियल, तो यहाँ पर फाई इंट्रोड्यूस हुआ है। फाई एक है स्केलर पोटेंशियल।
सो ई इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस पार्शियल ए बाय पार्शियल टी माइनस डेल फाई, ये आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, जो ए वेक्टर पोटेंशियल है, वेक्टर पोटेंशियल के अंदर थोड़ी सी चेंज लेके आते हैं। तो चेंज जब लेके आएंगे, नया जो वेक्टर पोटेंशियल है वो उसको नाम दे देते हैं ए प्राइम का। तो ए प्राइम वुड बी इक्वल टू ए प्लस डेल्टा डेल लैम्डा। डेल लैम्डा क्या है, डेल लैम्डा वेक्टर पोटेंशियल के अंदर थोड़ी सी चेंज है, यानी कि हम अगर क्वांटम मैकेनिक्स में बात करें तो इसको पर्टर्बेशन का नाम दिया जाएगा। तो ये एक ऐसी टर्म है जो पर्टर्बेशन टर्म है। तो इस रिस्पेक्ट से अगर ये ए की वैल्यू पुट की जाए उसमें मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला था बी इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए। तो नई जो मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी वो बन जाएगी बी प्राइम इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए प्राइम। ए प्राइम की वैल्यू पुट कर देते हैं ए प्लस डेल लैम्डा। तो डेल दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये बन जाएगा डेल क्रॉस ए प्लस डेल क्रॉस डेल लैम्डा। अब डेल क्रॉस डेल लैम्डा अगेन यही वाला फार्मूला यूज होगा जो कि है कर्ल ऑफ अ स्केलर कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन। तो ये कर्ल ऑफ अ ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन लिखा हुआ है जो कि इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर इसको 0 पुट कर दिया जाए तो डेल क्रॉस ए प्राइम या बी प्राइम जो नई मैग्नेटिक फील्ड है वो इक्वल आ जाएगी डेल क्रॉस ए, यानी कि बी प्राइम वुड बी इक्वल टू बी। तो अगर आप वेक्टर पोटेंशियल के अंदर थोड़ी सी चेंज लेके आते हैं, चेंज लाने से मैग्नेटिक फील्ड अगेन वही बन जाती है, मैग्नेटिक फील्ड में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये हुआ कि पर्टर्बेशन करने के जरिए अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में कोई पार्टिकल दूसरे पार्टिकल की फील्ड में एंटर होता है और हम ये समझते हैं कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगी, वो इनवेरिएंट रहेगी। तो ये इस रिजल्ट से भी देखा जा सकता है बी प्राइम इज इक्वल टू बी। इसका मतलब ये है कि देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड इज इनवेरिएंट। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड को भी इसी तरीके से चेंज करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डायरेक्टली रिलेटेड है स्केलर पोटेंशियल के साथ। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज लाने के लिए हमने वेक्टर पोटेंशियल में पर्टर्बेशन इंट्रोड्यूस करवाई। इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज लाने के लिए स्केलर जो पोटेंशियल है उसमें चेंज लेके आते हैं। तो स्केलर पोटेंशियल फाई जो है वो चेंज होके नया स्केलर पोटेंशियल बन जाएगा फाई प्राइम, और फाई प्राइम जो है वो इक्वल होगा फाई प्राइम इज इक्वल टू फाई माइनस पार्शियल लैम्डा बाय पार्शियल टी। जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को परटर्ब करने के लिए स्केलर पोटेंशियल हमने चेंज किया, स्केलर पोटेंशियल बन गया फाई प्राइम दैट इज इक्वल टू फाई माइनस पार्शियल लैम्डा बाय पार्शियल टी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस पार्शियल ए बाय पार्शियल टी माइनस डेल फाई। तो इसके अंदर यही फाई की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं और ए की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। तो ये बन जाएगा ई प्राइम इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बाय पार्शियल टी। इस ए की जगह ये देखें, ये यहाँ पर लिखा गया है ए प्लस डेल लैम्डा, और फाई की जगह लिखा गया है ये फाई माइनस पार्शियल लैम्डा बाय पार्शियल टी। तो पार्शियल बाय पार्शियल टी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ए पे अलग कर दिया और डेल्टा लैम्डा पे अलग कर दिया। सिमिलरली जो ग्रेडियंट है डेल उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फाई पे अलग कर दिया और पार्शियल लैम्डा बाय पार्शियल टी पे अलग कर दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्राइम जो नई इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस ए पार्शियल ए बाय पार्शियल टी माइनस डेल फाई माइनस पार्शियल बाय पार्शियल टी डेल लैम्डा प्लस डेल पार्शियल लैम्डा बाय पार्शियल टी। तो इसके अंदर अगर देखा जाए ये जो दो टर्म्स हैं ये एग्जैक्टली सेम है, तो चेन रूल यूज करते हुए ये दोनों टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाती हैं। सो वी लेफ्ट विद ई प्राइम इज इक्वल टू माइनस पार्शियल ए बाय पार्शियल टी माइनस डेल फाई। तो अगर आप गौर करेंगे अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ओरिजिनल वैल्यू है माइनस पार्शियल ए बाय पार्शियल टी माइनस डेल फाई, तो ये उसी की इक्वल आ गई है। तो यहाँ से ये रिजल्ट निकलता है कि ई प्राइम इज इक्वल टू ए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी कोई चेंज नहीं है। तो दो चीज़ें हमने यहाँ पर नोट की, एक है मैग्नेटिक फील्ड को परटर्ब करना और दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड को परटर्ब करना। मैग्नेटिक फील्ड में परटर्बेशन लेके आए हैं यूजिंग वेक्टर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड में परटर्बेशन लेके आए हैं यूजिंग स्केलर पोटेंशियल। तो दोनों के जरिए फील्ड में कोई चेंज नहीं आई है। तो ऐसी कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन जिसकी वजह से फील्ड के अंदर कोई चेंज ना आए, यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट लिखी गई है सच आर ट्रांसफॉर्मेशन विच लीव थिंग्स, थिंग्स का मतलब यहाँ पे फील्ड है,
फील्ड इनवेरिएंट, तो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन को नाम दिया जाएगा गेज ट्रांसफॉर्मेशन। अब गेज ट्रांसफॉर्मेशन की आगे टाइप्स आएंगी, मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जैसे कि यूनिटरी गेज है, फाइनमैन गेज है, तो देर आर मैनी टाइप्स ऑफ द गेज। तो लेकिन इसकी फिर दो टाइप्स ऐसी भी आएंगी, एक लोकल गेज होगा, एक ग्लोबल गेज होगा। However, that is not concerned currently। हम सिर्फ यहाँ पर ये तवज्जो करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या फ़र्क पड़ा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में फ़र्क से हमने देखना क्या है, हमने एक चार पार्टिकल का हैमिल्टोनियन सपोज करना है। हैमिल्टोनियन सपोज करके उसमें भी ऐसे ही परटर्बेशन लेके आएंगे, और अगर हैमिल्टोनियन इनवेरिएंट रहता है, वेल अगर उसमें कोई चेंज आती है तो किस तरह की चेंज आती है ये चीज़ देखेंगे, और उस हैमिल्टोनियन को अप्लाई करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे अप्लाई करके हमने डिराइव करनी है डिराक इक्वेशन और क्लाइन गार्डन, जिसको केजी इक्वेशन कहते हैं। ये दोनों इक्वेशंस डिराइव करेंगे यूजिंग फंडामेंटल या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स में हम पढ़ चुके हैं जी। तो कंसीडर करते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास m है और उसका चार्ज e है, लाइक इलेक्ट्रॉन, और उसको प्लेस किया हुआ है एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। उसका जो पोटेंशियल है वो फाई है। तो इसका हैमिल्टोनियन कैसे लिखा जाएगा? हैमिल्टोनियन इसके अंदर दो टर्म्स होती हैं, एक काइनेटिक एनर्जी की टर्म है और एक जो है पोटेंशियल एनर्जी की टर्म है। तो अगर उसका मास m है तो काइनेटिक एनर्जी की टर्म बन जाएगी p²/2m इन टर्म ऑफ मोमेंटम। ये हैमिल्टोनियन में काइनेटिक एनर्जी की टर्म लिखी गई है। और इसका पोटेंशियल, आपने पोटेंशियल का फार्मूला पढ़ा हुआ है, v इज टू सॉरी जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला पढ़ा हुआ है, जो कि है E कह लें या U कह लें, U इज इक्वल टू चार्ज Q इंटू पोटेंशियल V, इस फॉर्म में पढ़ा हुआ है। तो उस U की बजाय यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको अगर V लिखा जाए, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी, या यूँ समझ लें कि वर्क डन इन इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज क्योंकि पार्टिकल का E है और पोटेंशियल यहाँ पे स्केलर पोटेंशियल फाई लिया गया है, तो वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी E इंटू फाई। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को E इंटू फाई लिखा गया है। अब ये तो हैमिल्टोनियन है क्लासिकल। इसके अंदर हम थोड़ी सी चेंज लेके आते हैं, मोमेंटम में चेंज लेके आते हैं ड्यू टू जो वेक्टर पोटेंशियल है। तो मोमेंटम, नया मोमेंटम बन जाएगा P प्राइम, चेंज होके बन जाएगा P प्राइम इज इक्वल टू P माइनस E/C इंटू ए। अब ये E/C इंटू ए कैसे, ये डायमेंशनली बैलेंस है, तो इस वजह से E/C इंटू ए रखा गया है। तो ये अगर मोमेंटम की वैल्यू पुट कर दी जाए इस पुराने हैमिल्टोनियन में, जो नया हैमिल्टोनियन है वो बन जाएगा H प्राइम इज इक्वल टू 1/2m इंटू P की जगह आ जाएगा P माइनस E/C इंटू ए एंड स्क्वेयर, और प्लस E फाई, ये टर्म एज सच आ जाएगी। तो इसको एज ए डॉट प्रोडक्ट लिखा जा सकता है। P क्योंकि मोमेंटम है, A यहाँ पर ये भी एक P एक वेक्टर है और A वो भी वेक्टर है, इस वजह से यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज की गई है स्केलर सेल्फ प्रोडक्ट की, जो कि होता है A² इज इक्वल टू A वेक्टर डॉट A वेक्टर। तो ये प्रॉपर्टी इधर इस्तेमाल की गई है। तो इनको एल्जेब्रिकली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। P मल्टीप्लाई होगा P के साथ भी, और फिर P मल्टीप्लाई होगा नेक्स्ट टर्म के साथ भी, तो ये बन जाता है P² माइनस E/C A डॉट P। इसी तरह से फिर दूसरी टर्म को भी मल्टीप्लाई करते हैं, पहले P के साथ, फिर दूसरी टर्म को दूसरी ब्रैकेट की दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, तो वो बन जाता है प्लस E²/C² A², और आखिरी टर्म E फाई ऐसे आ गई। अब यहाँ पे अगर डॉट प्रोडक्ट की कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल की जाए, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक हमें पता है कि A डॉट P और P डॉट A दोनों इक्वल होते हैं। तो इक्वल होने की वजह से इन दोनों को मिला के 2 टाइम्स लिखा जा सकता है। तो ये 1/2m जब हर किसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा P²/2m माइनस E/mc, और 2 यहाँ से जो अपीयर होना है दो टर्म्स होने की वजह से, वो 2 इस डिनोमिनेटर वाले 2 के साथ कैंसिल हो जाता है, और इस ब्रैकेट की आखिरी टर्म बन जाएगी E²/2m C² इंटू A² और E फाई। अब इसको फर्दर हम इस तरह से अरेंज कर लेते हैं कि P²/2m प्लस E फाई ये इकट्ठा लिख लेते हैं, और प्लस माइनस E/mc P डॉट A प्लस E²/2m C² A² ये अलग कर लेते हैं।
और फर्दर पी डॉट ए, पी जो है मोमेंटम को लिखा जा सकता है मास इंटू वेलोसिटी, लेकिन इन वेक्टर फॉर्म लिखना है तो मोमेंटम को इधर रिप्लेस किया गया है एम वी के साथ और बाकी टर्म्स एज सच लिख दी हैं। तो पहली ब्रैकेट तो बिल्कुल इसी तरह लिखी गई है। अगली ब्रैकेट के अंदर हमने क्या किया है, अगली ब्रैकेट के अंदर जो है ई एम तो एम से कैंसिल हो गया, जो ई इंटू वी है, ई इंटू वी को रिप्लेस कर दिया गया है करंट डेंसिटी के साथ। जे इक्वल होता है करंट डेंसिटी चार्ज इंटू वेलोसिटी ई इंटू वी, तो इसको जे से रिप्लेस कर दिया गया है और आखिरी टर्म बिल्कुल एज सच आ गई। अब हैमिल्टोनियन के अंदर अगर पहली टर्म देखी जाए वो बन चुकी है काइनेटिक एनर्जी, जो कि क्लासिकल काइनेटिक एनर्जी है। और अगली टर्म देखी जाए, अगली टर्म है इंट्रैक्शन टर्म। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हैमिल्टोनियन है वो बिल्कुल एज सच उसी तरह नहीं आया है। इंट्रैक्शन होने की वजह से जब दो पार्टिकल इंटरेक्ट करते हैं, जैसे एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास आता है, वो उसको रिपेल करता है, तो दोनों में क्या एक्सचेंज होता है, एक मोमेंटम एक्सचेंज होगा या दोनों के दरमियान एक फोटॉन एक्सचेंज होगा। ये कोई भी ऐसा पार्टिकल एक्सचेंज होने की वजह से दोनों में इंट्रैक्शन आती है, तो ये एक ऐसी टर्म अपीयर हुई है जो शो कर रही है इंट्रैक्शन टर्म को, यानी कि एक इतनी इंट्रैक्शन होगी हैमिल्टोनियन के अंदर या उसकी इतनी एनर्जी खर्च होगी। ये तो जब अप्लाई करेंगे किसी स्टेट के ऊपर उस वक्त पता चलेगा कि उसकी आइगन वैल्यूज या उसके ऑब्जर्वेबल्स क्या आते हैं। तो ये हैमिल्टोनियन अभी हमने डिराइव किया, जो नया हैमिल्टोनियन बन चुका है आफ्टर इंट्रैक्शन, वो है एच प्राइम इज इक्वल टू 1/2m इंटू पी स्क्र प्लस ई स्क्र ओवर सी स्क्र इंटू ए स्क्र। ये है काइनेटिक एनर्जी की टर्म, प्लस इंट्रैक्शन टर्म आ चुकी है ई फाइव माइनस 1/c जे डॉट ए। और अगर इसको कंपेयर किया जाए क्लासिकल हैमिल्टोनियन के साथ, या जो अभी परटर्बेशन से पहले हैमिल्टोनियन था, वो था पी स्क्र या 1/2m इंटू पी स्क्र और प्लस ओनली ई फाइव। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी है उसके अंदर एक टर्म ऐड हुई है ई स्क्र ओवर सी स्क्र इंटू ए स्क्र, और पोटेंशियल एनर्जी के अंदर भी एक टर्म ऐड हुई है, वो है -1/c जे इंटू ए। तो इतनी चेंज आई है हैमिल्टोनियन के अंदर। तो इसका कंक्लूजन ये है कि परटर्बेशन आने की वजह से हैमिल्टोनियन सेम नहीं रहा, हैमिल्टोनियन के अंदर चेंज आ गई है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आई है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं। कोई क्वेश्चन है आपका, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।